This video is not meant to hurt the sentiments of any religious community. This may contain some disturbing content, so सिर्फ mature audience ही इसे आगे देखें। आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लाई हूँ जिसने 1999 में पूरे देश क्या पूरे दुनिया को ही चौंका के रख दिया था। ये एक ऐसा दिल दहलाने वाला केस है जिस पर एक मूवी भी बनी है, द लीस्ट ऑफ दीज, जिसमें शर्मन जोशी ने किरदार निभाया है। इसके अलावा इस केस ने पॉलिटिकल अरीना में भी उथल पुथल मचा के रख दी थी। इसके बाद ही हमारे देश में जुवेनाइल बिल लागू हुआ था। ये केस 1999 में 23 जनवरी को हुआ था और आज भी इस केस के पीड़ितों के लिए शोक मनाया जाता है। केस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि दिस इज अ न्यू चैनल, but I'm really thankful to all the 27 people who have subscribed. You've taken a good decision and I'll not let you down. अब हम बढ़ते हैं इस केस की तरफ। ये बात है 1965 की, जब ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स नाम के एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से इंडिया आ गए थे अपने एक बहुत ही पुराने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने। साथ ही वो अपने पूरे परिवार को भी लाए थे, जिसमें उनकी वाइफ क्लेट स्टेन्स थी और उनके 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा फिलिप 7 साल का, 10 साल का टिमोथी और 13 साल की बेटी एस्थर। प्लीज नोट कि ये जो एज मैं आपको बता रही हूँ ये उस टाइम के एज है जब ये क्राइम कमिट हुआ, ना कि तब जब वो आए थे इंडिया। जिस ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए ग्राहम स्टेन्स इंडिया आए थे वो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं रहता था। जब ग्राहम स्टेन्स अपने पूरे फैमिली के साथ इंडिया आए तो उन्हें ओडिशा का कल्चर, एक्चुअली इंडियन कल्चर एट लार्ज बहुत ही पसंद आया और इसी वजह से वो ओडिशा में और लंबे समय तक रुकने के लिए राजी हो गए। इनफैक्ट इंडिया आने के बाद वो ओडिशा के एक गांव मनोहरपुर में 30 साल तक रुके। अब चूंकि ग्राहम स्टेन्स एक 53 साल के क्रिश्चियन मिशनरी थे तो उनका रोजमर्रा का काम ही था कि वो लोगों की मदद करे और बाइबल प्रीच करे। अब चूंकि वो एक गांव में रहते थे जो कि ओडिशा में था तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन था जो बहुत ही बुरे कंडीशन में रहते थे, बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन थे और वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं थी। ये देखकर ग्राहम स्टेन्स को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस गांव के लोगों की मदद करेंगे और उनका लिविंग कंडीशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स उन्होंने अंदर ही अंदर ये सोच लिया था कि क्राइस्ट ने उन्हें इंडिया में ही अपना काम करने के लिए भेजा है एंड ही हैज टू डू गॉड्स वर्क इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी के साथ मिलकर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने मयूरभंज के लेप्रेसी होम में भी लोगों की मदद की। उन्हें आज भी मेनली लेप्रेसी पेशेंट्स की मदद करने और उन्हें ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। उनके साथ ही साथ उनका पूरा परिवार भी इसी काम में जुटा हुआ था। वो अपने पूरे परिवार के साथ गरीब लोगों की और लेप्रेसी से पीड़ित पेशेंट्स की मदद करते थे। इनफैक्ट उनकी वाइफ भी नर्सिंग की ही स्टूडेंट रही थी। इंडिया में रह के और लोगों की मदद करके ग्राहम स्टेन्स और उनके फैमिली ने ओडिया बोलना भी सीख लिया था और साथ ही वहाँ की लोकल डायलेक्ट संथाली भी सीख ली थी। आपको बता दूं कि वहाँ की मेन ट्राइबल पॉपुलेशन संथाल लोगों की ही थी। लोगों की मदद करने के अलावा वो लोगों को बाइबल भी प्रीच करते थे और इसके द्वारा उन्हें ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते थे। इसके अलावा वो लोगों को, मेनली ट्राइबल्स को, सेल्फ डिपेंडेंट होने की ट्रेनिंग भी देते थे, जैसे रस्सी, घास या पत्तों से बास्केट्स या मैट्स बनाना। यहाँ तक कि ग्राहम स्टेन्स के सेल्फलेस नेचर को देख के और उनके द्वारा बाइबल प्रीचिंग्स के द्वारा बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर लिया था। पर अब ये सब तो थी स्टार्टिंग की गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब आती है द बैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ से टेंशन्स बढ़ने लगे। एक्चुअली क्या हुआ
कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। अब इससे एक इम्प्लीकेशन होती है कि ट्रेडिशंस में बदलाव आ जाते हैं। अब ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली मनोहरपुर गांव में अगर हम कंसंट्रेट करें तो ये पूरा गांव ही एक्चुअली 2 पार्ट्स में बट गया था। एक पार्ट था जो कि संथाल लोगों का था, जो अपना संथाली ट्रेडिशन, ट्राइबल ट्रेडिशन ही प्रैक्टिस करते थे और उन्हीं के कस्टम्स को फॉलो करते थे। पर अब दूसरा सेक्ट आ गया था जो था कन्वर्टेड क्रिश्चियन संथाली लोगों का। अब चूंकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए थे, इसीलिए इनके ट्रेडिशंस ट्रेडिशनल संथाली ट्रेडिशन से बहुत ही अलग हो गए थे। इन 2 ग्रुप्स, ओरिजिनल संथाली एंड कन्वर्टेड क्रिश्चियन संथालीज के बीच बहुत ही ज्यादा टेंशन्स बढ़ने लगे। अब ओरिजिनल संथाली और क्रिश्चियन संथालीज के बीच में टेंशन तो बढ़ ही रहे थे, पर 2-3 कुछ ऐसे इवेंट्स इसी बीच हुए कि उन्होंने आग में घी का काम किया। जैसे कि पहला इवेंट तो तब था जब ओडिशा के गांव में राजा पर्व नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब राजा पर्व क्या होता है? राजा पर्व ओडिशा का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days टू सेलिब्रेट वुमनहुड। पर गाँवों में इस राजा पर्व के अलग ही ओरिजिनल संथाली लोग राजा पर्व के दौरान खेतों में हल नहीं चलाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि राजा पर्व के दौरान धरती माता मेंस्ट्रुएट कर रही होती है। पर अब चूंकि एक दूसरा ग्रुप भी आ चुका था क्रिश्चियन संथालीज का, जिनके ट्रेडिशंस और बिलीफ्स अलग होते हैं, इसीलिए क्रिश्चियन संथालीज अब इस कस्टम को नहीं मानने लगे और राजा पर्व के दौरान भी वो खेतों में हल चला देते थे। इस वजह से दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ही ज्यादा बैड ब्लड, टेंशन और एंगर बढ़ने लगा। इसके अलावा क्रिश्चियन संथालीज का अपनी शादियों में अपने गानों को छोड़कर क्रिश्चियन कैरल्स बजाना भी दूसरे ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो बार बार शादियों में आकर डिस्ट्रक्शन फैलाते थे। इसके अलावा वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इंक्रीज्ड गैप वाज कि उस समय इंडिया में एक बहुत ही मेजर रिलेटेड इशू एक बहुत बड़ा रूप ले रहा था। ये था कि गुजरात में लोग अब ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का विरोध कर रहे थे और इस विरोध की आग की वजह से ही गुजरात में बहुत सारे छोटे छोटे चर्चेज में आग भी लगा दी गई थी। अब ये विरोध धीरे धीरे उड़ीसा में भी दिखाई दे रहा था। इसी टेंशन की वजह से ओरिजिनल संथाली लोग बजरंग दल के एक लोकल लीडर जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही एक्टिव रहता था, जिसका नाम दारा सिंह बताया गया है, उसके साथ कोलैबोरेट कर लिए थे। बजरंग दल के लोगों ने, जिन्हें लीड कर रहे थे दारा सिंह, और ओरिजिनल संथाली लोगों ने एकजुट होकर ग्राहम स्टेन्स को टारगेट बना लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सारे फसाद की जड़ यही है। इसी इंसान की वजह से हमारे कस्टम्स और हमारे बिलीव्स खत्म होते जा रहे हैं और लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। कि ओरिजिनल संथाली लोगों को इस बात से भी आपत्ति थी कि ग्राहम स्टेन्स ने उनके गांव की औरतों को सैनिटरी नैपकिन से अवेयरनेस क्रिएट करवाई थी। 22 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बेटे 7 साल के फिलिप और 10 साल के टिमोथी के साथ एक वैन में जंगल कैंप के लिए जा रहे थे। जाते जाते बहुत ही रात हो गई थी, इसीलिए उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो रात में चर्च के बाहर का वैन को पार्क करके थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। अब आधी रात हो गई थी और ग्राहम स्टेन्स, फिलिप और टिमोथी तीनों चर्च के बाहर अपने वैन में आराम से सो रहे थे। तभी दारा सिंह अपने ग्रुप के लगभग 50 और लोगों को लेकर वहां पहुंचता है। कुल्हाड़ी से वैन के शीशों को तोड़ता है। वैन के शीशों को तोड़ने के बाद ही वो सारे लोग तीनों को बेरहमी से डंडों से मारते हैं और मारने के बाद वो तीनों को वैन में ही बंद करके वैन के अंदर केरोसिन तेल डालकर
वैन को जला देते हैं। जिस दौरान वैन में आग लगाई गई थी उस समय वैन के दरवाजों को चारों ओर से ब्लॉक भी किया गया था ताकि तीनों में से कोई भी वैन से बाहर नहीं निकल पाए। एंड अनफॉर्चुनेटली तीनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, वो भी जलने से। बाद में ये भी सामने आया कि उसी गांव के ओरिजिनल संथाली लोगों का ग्रुप भी कुछ ही दूरी पर अपना कोई फेस्टिवल मना रहा था और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी भी थी, पर किसी ने एक भी कदम नहीं उठाया उन तीनों में से किसी को बचाने के लिए। बाद में जब पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंची तो तीनों ही बॉडीज जल के राख हो गई थी। नथिंग वाज रिकॉग्नाइजेबल, बट तीनों ही एक साथ जुड़े हुए थे। मरते समय उन्होंने एक साथ जुड़कर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी। आपको ये बता दूं कि बाय डेफिनेशन किसी को जिंदा जलाकर मारना इज द मोस्ट पेनफुल वे समवन कैन डाई। अब इस केस का आफ्टरमैथ क्या था? इस घिनौने क्राइम के बाद द होल नेशन वाज स्टन। यहाँ तक कि ये केस उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तक भी पहुंचा और उन्होंने इस केस पर यही कमेंट किया कि इस केस से हमारे देश का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। सिर्फ हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस केस पर कमेंट किया। इसके अलावा हमारे होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे ही इस केस के बारे में सुना, उन्होंने जल्द से जल्द एक कमिटी बैठाई जिसका नाम था वधवा कमिटी। उन्हें अपॉइंट किया गया फॉर जुडिशियल इंक्वायरी। वधवा कमिटी या वधवा कमीशन का यही काम था कि वो क्राइम से जुड़े सभी सबूतों को और सभी सर्कमस्टेंसेस को एकजुट करे और साथ ही इस केस में हो रही किसी भी तरह की फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में भी पता करे। बाद में ये सामने आया कि दारा सिंह, जो कि बजरंग दल का एक लोकल लीडर था, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में 9 केसेस दर्ज थे। इसके अलावा बाद में ये भी थ्योरी सामने आई कि दारा सिंह इज नॉट अफिलिएटेड विद बजरंग दल। बजरंग दल के लोगों ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया कि दे हैव एनी कनेक्शन विद दारा सिंह, बट यहाँ तक कि वधवा कमीशन ने यह भी बोला कि देयर वर सम इंस्टेंसेस कि फोर्स्ड कन्वर्जन किया जा रहा था, पर बाद में ये सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया गया और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन ने ये बात अश्योर की कि कोई भी तरह का फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो रहा था और साथ ही देयर आर सो मेनी प्रूफ्स इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि दारा सिंह बजरंग दल का ही मेंबर था। बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। लास्ट में एंड रिजल्ट यही था कि दारा सिंह बजरंग दल का ही मेंबर था और कोई भी तरह का फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ग्लेड स्टेन्स ने भी इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि किसी भी तरह का फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा था। ये घिनौना क्राइम एक पूरे ग्रुप ने कमिट किया था और इस ग्रुप का पहला मेंबर जो मिला था उसका नाम था चेंचू हांसदा, जो कि सिर्फ 13 साल का था। इसी वजह से जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो इस बात की अपील की गई कि उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन लाया जाए चूंकि वो 18 साल से नीचे का था, और तभी हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने पहली बार जुवेनाइल बिल पास किया। नाउ इन केस यू डोंट नो व्हाट इज दिस जुवेनाइल बिल, तो जुवेनाइल बिल यही कहता है कि 18 साल से नीचे वाले क्रिमिनल्स को कम सजा दी जाए, जैसे कि मैंने इससे पहले लखनऊ डबल मर्डर केस में डिस्कस किया था। बहुत समय लग गया उस क्रिमिनल ग्रुप के सारे लोगों को पकड़ते पकड़ते और आज लगभग 49 लोग ही पकड़े गए हैं। जब दारा सिंह की पेशी कोर्ट में की गई तो कोर्ट ने 2003 में उसे फांसी की सजा सुनाई, पर फिर दारा सिंह ने ओडिशा हाई कोर्ट में अपील की और ओडिशा हाई कोर्ट ने उसकी सजा 2005 में फांसी से उम्र कैद कर दी। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इसीलिए दी गई
क्योंकि ओडिशा हाई कोर्ट ने बोला कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि दिस इज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। आपको बता दूं कि हमारे लॉ के हिसाब से फांसी की सजा सिर्फ और सिर्फ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जा सकती है। जब ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ग्लेड स्टेन से पूछा गया कि वो अपने पति और बच्चे के हत्यारों को क्या सजा देना चाहेंगी, तो even I was shocked to hear what she said, and I'm sure even you will be. I have forgiven the killers and have no bitterness because forgiveness brings healing and our land needs healing from hatred and violence. In fact, अपने पति और बच्चों के मर्डर के बाद भी ग्लेड स्टेन और उनकी बेटी एस्थर ओडिशा में ही लेप्रेसी पेशेंट्स की मदद करती रही और बहुत ही मेहनत से उन्होंने मिलकर ग्राहम स्टेन्स मेमोरियल हॉस्पिटल भी खोला जहां वो लेप्रेसी पेशेंट्स का इलाज करती थी। एट लास्ट 2004 में वो दोनों वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्लेड स्टेन को 2005 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया। इस केस से हम यही सीखते हैं कि हमें कभी भी रिलीजन को या भगवान को अपने नफरत का मीडियम नहीं बनाना चाहिए। कोई भी धर्म या कोई भी भगवान कभी भी नफरत नहीं सिखाता, पर आज लोग उसी धर्म और उसी ईश्वर के नाम पर सिर्फ नफरत ही फैलाते हैं। हमें ये समझना होगा कि धर्म तो हमने बनाया है, ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। ईश्वर हमें कभी ये कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये सब नहीं सिखाते। ईश्वर तो हमें बस इंसानियत सिखाते हैं। ग्राहम स्टेन्स ने गरीबों को और लेप्रेसी पेशेंट्स को ट्रीट करते समय उनका धर्म नहीं पूछा, तब लोगों ने उसे मारते समय उनका धर्म क्यों पूछा? इट इज इन फैक्ट सो सैडनिंग टू सी हाउ कैन पीपल किल दोज टू सन्स। ग्राहम स्टेन्स को तो लोगों ने मार दिया, पर साथ ही उनके 2 छोटे बच्चों को भी। आखिर उन 2 बच्चों की क्या गलती थी? क्या उन्हें इतना समझ भी था कि ये हो क्यों रहा है और ये हो क्या रहा है? उन्हें उस एज में तो इतनी भी समझ नहीं थी, पर लोगों को ये तरस भी नहीं आई कि उन छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए। एंड आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट ग्लेड स्टेन्स और उनकी बेटी, जिनके पास इतना करेज था कि उसके बाद भी वो इंडिया में रुककर ग्राहम स्टेन्स मेमोरियल हॉस्पिटल खोले। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कि उनके पति और बच्चों के हत्यारों को माफ करते। ग्लेड स्टेन्स का दिल जितना बड़ा था, अगर मैं बोलूँ तो इवन आई पर्सनली कैन नॉट बी इन हर शूज। मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी रिलीजियस ग्रुप या कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता है। हर ग्रुप में, हर जगह, हर रिलीजन में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, पर उन कुछ बुरे लोगों की वजह से हम पूरे ग्रुप को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही अपील करूंगी कि आप सभी सही मायनों से अपने मजहब, अपने धर्म को फॉलो करें और सही मायनों से कभी भी कोई धर्म या मजहब नफरत नहीं सिखाता। लेट्स ऑल बी ह्यूमन फर्स्ट। नमस्ते, आई एम श्रेया जन्नत और आई हैव अनदर चैनल जिसपे मैं अपने लाइफ को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो आई बी रियली ग्लैड इफ यू कैन चेक आउट दैट चैनल। आई रियली अप्रिशिएट इट। आई ट्राई टू पोस्ट अ न्यू क्राइम वीडियो every week, so if you are interested, please subscribe to this channel. Take care of yourself, your loved ones, and tab tak ke liye goodbye.